देखिए, यहाँ पर रहने के संबंध में दो चीज़ें मिलेंगी, या तो भत्ता मिल जाए और या तो मकान मिल जाए। अगर भत्ता मिलेगा, मकान किराया भत्ता, तो HRA में जाएगा, और अगर मकान मिलेगा तो RFH में जाएगा। अगर भत्ता मिलेगा तो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसके लिए कोई नियम नहीं, सबके लिए एक ही नियम, ठीक है। अगर उसे मकान मिलेगा यानी RFH मिलता है, अनुलाभ मिलता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो सरकारी कर्मचारी है कि गैर सरकारी। सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी नियमों के अधीन काम होगा। गैर सरकारी कर्मचारी है, अगर गैर सरकारी कर्मचारी है तो उसके लिए दो बातें लागू होगी, या तो मकान मालिक का होगा, नियोक्ता का होगा, और या तो मकान उसने किराए पर लेकर दिया होगा। अगर मकान नियोक्ता का है तो हम देखेंगे कहाँ स्थित है, 25 लाख से अधिक की आबादी में स्थित है कि 10 लाख से 25 लाख में स्थित है कि 10 लाख से कम में स्थित है। अगर 25 लाख से अधिक आबादी में स्थित है तो वह 15% किसका, वेतन का, और वेतन में सब कुछ जोड़ा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा बिंदु आता है, सेकंड पॉइंट आता है 10 लाख से 25 लाख, तो वेतन का 10%। तीसरा आता है अगर 10 लाख से कम है तो वेतन का 7.5%। ओके। अब इसके बाद बात आती है कि अगर उसने किराए पर लेकर मकान दिया है तो इतनी बुद्धिमानी आपको करनी पड़ेगी कि यह देखना कि ये मकान मतलब मालिक का है, नियोक्ता का है कि किराए पर लेकर दिया हो। प्रश्न में पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किराएदार का है यानी किराए पर लेकर दिया है तो वेतन का 15% या किराया जो दोनों में कम होगा वो उसका मूल्य हो जाएगा, और वही मूल्य उठा करके उसको जोड़ दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब 90% केसेज में मकान अनफर्निश्ड मिलता है। अगर फर्नीचर भी दिया गया है तो मूल लागत का 10% फर्नीचर का मूल जोड़ देते हैं, और ये सभी जितना निकाला गया है ये RFH की वैल्यू होगी और उस व्यक्ति के सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक बात हम लोगों ने भत्ते और RFH की करी। क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा रिवीजन कार की कर लेते हैं। कार के संबंध में है सबसे पहले कि कार किस यूज में है। अगर कार केवल ऑफिस यूज में है तो नील इसका कोई वैल्यूशन नहीं होगा। अगर कार ऑफिस यूज में है तो कोई वैल्यूशन नहीं। अगर पर्सनल यूज में है, पर्सनल में है तो टोटल एक्सपेंस विथ ड्राइवर विथ डेप्रिसिएशन वैल्यू हो जाएगी। अगर बोथ में है, बोथ मीन्स कुछ ऑफिस और कुछ पर्सनल, तो इसके लिए ये देखा जाएगा कि कार बिग है कि स्मॉल। अगर कार बिग है, ठीक, और टोटल एक्सपेंस बियर्ड बाई एम्प्लॉय TTE, टोटल एक्सपेंसेज बियर्ड बाई एम्प्लॉयर नियोक्ता, ठीक है, तो 2400 रुपये पर मंथ। अब अगर ड्राइवर भी है तो 900 रुपये और जुड़ जाएगा। अगर यही चीज़ छोटी कार है, ठीक है, क्लियर, या ऐसे कर लें, इसको ऐसे डिवाइड कर लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। इसको ऐसे, टोटल एक्सपेंसेज बियर्ड बाई एम्प्लॉय TB, ठीक। तो इसमें ये देखा जाएगा कि कार बिग है कि स्मॉल। अगर कार बिग है तो 2400 रुपये प्लस 900 रुपये ड्राइवर, और कार स्मॉल है तो 1800 रुपये प्लस 900 रुपये ड्राइवर। और अगर टोटल एक्सपेंसेज बियर्ड बाई कर्मचारी, अब एम्प्लॉई दोनों लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा,
और यहाँ भी चाहें तो नियोक्ता। ओके, एम्प्लॉयर। समझ आ गया? तो यहाँ पर अगर कार बिग है तो 900 प्लस 900, और कार स्मॉल है तो 600 प्लस 900। जो लोग नहीं नोट किए हैं उस चार्ट में चाहें तो नोट कर लें। ओके, ये हो गया किसके लिए? कार के संबंध में। किसके संबंध में? कार के संबंध में। क्लियर? समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का हैं? टोटल एक्सपेंसेस बियर्ड बाई नियोक्ता, एम्प्लॉयर। टोटल एक्सपेंसेस बियर्ड बाई कर्मचारी। ओके, समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो कार और घर समझ में आ गया? तो आपको घर मिल गया और कार मिल गया। क्यों? पक्का? कागज में आपको घर मिल गया और कार मिल गया। आप क्या चाहिए? हैं? सैलरी तो पहले ही पा गए हो। ठीक है, चलो। वो कल आज मैं फेसबुक पर एक पोस्ट देख रहा था, तो हम लोग आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ देखा करते हैं। विदेशों में कोई लड़का या लड़की फेल हो जाए, बेटा और मेहनत करो, अगले साल टॉप करना। हिंदुस्तान में फेल हो जाए तो शादी करना, यानी फेल होने की और व्यवस्था बना देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये यहाँ की मानसिकता है। ठीक है, चलिए। एक दिन मैंने आपको बताया था कि मामा फूफा चाहे जितने लायकदार हों, बस उनको एक ही चीज़ सूझता है, शादी कराना। ये नहीं कि अच्छा इंस्टीट्यूट बता दें सीए करने के लिए, अच्छा टीचर बता दें अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, अच्छा इंस्टीट्यूट बता दें एमबीए करने के लिए। नहीं, वो उनके भरोसे की बात नहीं है। या 10-20 हज़ार रुपये आपकी मदद कर दें, बेटा पढ़ लो। हाँ, एक से ब्रांड न्यू लोगों को लेके आएंगे। ये हमारे साले के, मौसा के, नाना के लड़के हैं, इनकी लड़की बड़ी अच्छी है, शादी कर लो। अच्छा होता है ऐसा नहीं प्रैक्टिकली? और शादी के बाद फ़ोन नहीं करेंगे 2-3 साल 4 साल, चाहे तुम उछिंद हो जाओ। ठीक है, चलो। ये सब आप लोगों को वैक्सीन लगा रहा हूँ, शादी वैक्सीन है। हाँ, मोदी जी कोरोना वैक्सीन लगाते हैं, पाठक सर शादी वैक्सीन लगाते हैं। चलिए, ओके। अब चलिए प्रॉपर टॉपिक जहां हम लोग चल रहे थे वहां की बात करते हैं। गया साकेत? साकेत से कहते हैं इंक लावे दे जाएं एक यहाँ नीचे, और कपड़ा। चलिए अगला टॉपिक डालिए। कार मिल गया, घर मिल गया, कुछ और दिलाते हैं आपको। और क्या बचा? एक और है कि अगर मान लिया एक से ज़्यादा कारें मिलें, 2 कार मिले, हेडिंग डालिए एक से अधिक कारें।
एक बीबी के लिए, एक आपके लिए, या एक हस्बैंड के लिए, एक आपके लिए, 2 कार मिले, एक से अधिक कारें, मोर देन 1 कार, हैं? क्या हुआ? तो आपको तेल थोड़े लगाना रहेगा, तेल तो कंपनी की निकलेगा। जब कार देगी तो पूरा खर्चा कंपनी देगी, सारी चीज़ें बियर करेगी आपके लिए। ओके, देखिए 2 कार मिलने में कोई टेंशन नहीं है। एक कार, दोनों का हम वैल्यूएशन करेंगे, ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। दोनों का हम वैल्यूएशन करेंगे और वैल्यूएशन करने के बाद में एक कार को हम निजी मान लेंगे और एक कार को हम ये दोनों मान लेंगे यूज। जैसे 2 कार मिली है, दोनों कारों का मूल्य निकाल लीजिए आप प्रॉपरली। उसके बाद जो चाहो उसको पर्सनल यूज में मान लो, ओके। और जो चाहो उसको आप ऑफिस और पर्सनल बोथ यूज मान लो। इंक मांगे थे मुन्ना, कपड़ा, मार्कर तो यहाँ 4-6 ही, यहाँ सब मार्कर उठा के लेके जाओ और कह दो भी इंक दे देंगे। वो सब जिनको आना चाहिए वो सब लंतरानी बाज हैं। कप भी उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा। पानी रहने दो, पानी रहने दो। कोई ठंडा पानी भर के ला के दे दोगे, हम ठंडा पीते नहीं। चलो कह दो इंक ला के दे दें, मार्कर ही नहीं। तू का समझे बेचारा। चलो क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे 2 कारें हैं, मान लिया कार ए कार बी, दोनों का वैल्यूएशन करिए। किसी एक को आप पर्सनल मान लीजिए, किसी एक को बोथ मान लीजिए, बात खत्म। ये आपके ऊपर है किसको आप मान रहे, नीचे नोट लगा दिया जाएगा। इसको हमने जिस, अब वहाँ पर है क्या, जिसका वैल्यूएशन कम आवे उसको पर्सनल मान लो, जिसका वैल्यूएशन ज़्यादा आवे उसको बोथ यूज मान लीजिए, ओके। तो 2 कार वाला समस्या समाप्त हो गया। चलो अगला नोट करिए, कौन सा परक्यूजिट्स है। एक बात और ध्यान रखें, कार के अलावा भी कोई वाहन दिया जाता है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी, तो उसके लिए भी नियम यही है। हाँ, जीप, बोलेरो, मार्शल, हाँ, जीप, बोलेरो, मार्शल, सब लड़िया उड़िया सब। अगला लिखिए, फर्रास। हाँ, पहली बार सुने क्या फर्रास? स्वीपर, स्वीपर, ठीक है। स्लीपर ना है, स्वीपर, ठीक है। जानते हैं ना स्वीपर? चलिए ठीक। चौकीदार, वॉचमैन, स्वीपर, हाँ एक ही में लिखिए, स्वीपर, वॉचमैन, माली, गार्डनर तथा नौकर की सुविधा। यानी अगर ये सब दिए जाते हैं तो इनको जो भी सैलरी पे किया जाएगा वो मूल्य होगा और वो आपके सैलरी में, मान लिया एक नौकर की सुविधा, एक कुक की सुविधा, एक माली की सुविधा है। बड़े बड़े जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या प्राइवेट कर्मचारी बंगलों में रहते हैं, उनको ऐसी फैसिलिटी दी जाती है। अगला लिखिए, गैस, बिजली, पानी की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ गैस, लाइट या गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। गोंडम तो नल लगाओ पानी पियो,
लेकिन अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो वहाँ नहीं नल लगाओ पानी पियो, वहाँ पानी आता है और पानी भी बिकता है। हम लोगों के यहाँ भी पानी आता है, पानी का बिल जमा करना पड़ता है। 500 कुछ रुपए सालाना, 12 चौक 48, 480 रुपये सालाना टैक्स जमा करना पड़ता है हम लोग को। 40 रुपये महीने पानी का। आवास विकास में हम लोग टंकी पानी आता है, वाटर सप्लाई, और उसका 40 रुपये महीने हम लोगों को। अब मीटर नहीं लगा है, दिल्ली वगैरह में तो मीटर लगा है, जितना पानी आप यूज करोगे उतना बिल आपको, इतने लीटर तक फ्री, इसके ऊपर चार्जेबल। ठीक है, तो आपके लिए पानी बड़ा सस्ता, नल खोल दिए छर 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 गिर रहा है। जहाँ नहीं है उनसे पूछो। कहीं आपका रिश्तेदार अगर कोई बॉम्बे में रहता हो, अब आप जाओ तो बाथरूम में घुसोगे, उसके पहले बता देगा 1 बाल्टी पानी से ज़्यादा मत नहाना, क्योंकि वहाँ पानी परचेज करके आता है। यहाँ जैसे शावर खोल दिए, शैम्पू डाल लिए, आहा चलने दो 15 मिनट कम से कम। ठीक है, या टंकी खुली है, सुबह देखो जब वाटर सप्लाई का पानी आता है तो सुबह जब पानी गिरना शुरू होता है तब लोगों की नींद टूटती है। ठीक है, क्योंकि उनको उसका वैल्यू नहीं मालूम है। अगला, शिक्षा सुविधा बताई दिए हैं आपको। यातायात की सुविधा कोई खास है नहीं। अगला लिखें, बिना ब्याज के ऋण, कंसेशनल आर इंटरेस्ट फ्री लोन। बिना ब्याज के ऋण, ठीक। आगे लिखिए, 20,000 तक अप टू 20,000। अगर मालिक 20,000 रुपये तक लोन देता है और उस पर ब्याज नहीं लेता है तो करमुक्त, और इसके ऊपर अगर देता है तो पूरे पर कर योग्य। और वो भी नीचे लिख लो, रेट ऑफ एसबीआई। एसबीआई का रेट अप्लाई होता है, जो भी एसबीआई का रेट होगा वही रेट आपके ऊपर अप्लाई होगा। समझ गए ना? अगला लिखिए, इलाज के लिए ऋण, लोन फॉर ट्रीटमेंट। अगर आप अपने नियोक्ता से इलाज के लिए ऋण लेते हैं तो उसका नियम है, ₹60,000 तक करमुक्त, एग्जाम्प्ट अप टू 60,000। अगर बीमारी के लिए ऋण लेते हैं तो 60,000 तक एग्जाम्प्ट है, 60,000 के ऊपर रहेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर लिखिए, भोजन की सुविधा, अगर ऑफिस कार्यालय के दौरान भोजन दिया जाता है तो वो भी टैक्सेबल है। आगे लिख लीजिए, 50 रुपये प्रति भोजन फ्री। यानी अगर फूड का वैल्यू 50 रुपये तक है, 50 रुपीज़ पर लंच, और एक ही लंच फ्री है, ठीक, तो 50 रुपये तक लंच फ्री है। 50 रुपये के ऊपर, जैसे मान लिया 70 रुपये, लंच की वैल्यूएशन 70 रुपये आ रहा है और आपको पर डे लंच दिया जा रहा है, तो 20 रुपये पर डे, यानी 30 गुणे 30, 600 रुपये महीने आपके फूड का टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? और इसमें ध्यान दो, परक्यूजिट्स में अगर कोई भी राशि एम्प्लॉय से ली जाती है तो वो माइनस कर दी जाएगी। ओके, कोई भी राशि अगर एम्प्लॉय से ली जाती है तो वह माइनस कर दी जाएगी। ओके, अगला,
उपहार, गिफ्ट। जैसे एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉई को या उसके परिवार को किसी रीति रिवाज के संदर्भ में, जैसे बर्थडे है कुछ ऐसा है, तो कैश अगर गिफ्ट देता है तो टैक्सेबल होगा। अगर वैल्यूएबल है यानी उसको मूल्यांकन कर सकते हैं तो 5,000 रुपये तक गिफ्ट फ्री है। 5,000 रुपये के ऊपर अगर गिफ्ट होगा तो टैक्सेबल, और कैश अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो चाहे 50 रुपये देंगे तब भी टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, लिख लीजिए 5,000 रुपये तक करमुक्त, एग्जेम्प्ट अप टू बस ये ध्यान रखेंगे, नोट में लिख लीजिए, रोकड़ या रोकड़ में बदलने वाली चीज़ें करमुक्त नहीं होंगी। कैश आर इक्विवेलेंट ऑफ कैश, रोकड़ या रोकड़ में बदलने वाली, रोकड़ या रोकड़ में बदलने वाली चीज़ें कर मुक्त नहीं होंगी। अब जैसे रोकड़ या रोकड़ बदले, आपने डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, आपने चेक दे दिया, आपने क्रेडिट कार्ड दे दिया, खाते में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये सब रोकड़ के बराबर ही मानी जाती हैं। ओके, अगला, क्रेडिट कार्ड की सुविधा। कर्मचारी क्रेडिट कार्ड से खर्चा करे, भरे मालिक, तो इसकी भी सुविधा टैक्सेबल होती है। क्लब की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ क्लब, क्लब का जितना चार्ज दिया जाएगा वो, क्लब जानते हैं ना? हैं? नहीं जानते? नौटंकी देखे हो? नौटंकी हैं? नौटंकी देखे हो गाँव में? नहीं देखे हो? अच्छा, क्लब देखिए, क्लब के अलग अलग मीनिंग हैं। क्लब मतलब डांस बार ही नहीं, ठीक है, अलग अलग। जैसे मान लिया कोई एजुकेशनल क्लब है, वहाँ आप जैसे मान लिया कुछ लाइब्रेरी है, वहाँ जाते हैं, वो भी क्लब की सुविधा हो गई। जिम सेंटर है, उसको भी क्लब की सुविधा कहा जाता है, ठीक है। कुछ जो है स्विमिंग पूल वगैरह है, हाँ, दारू तो बियर बार है, ठीक है, तो वहाँ जाते। जैसे है क्या, जितने बड़े शहरों में जाओगे वहाँ पैसा खर्च करने के तरीके बदल जाते हैं। ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा खर्चा भी करते हैं, यहाँ कम कमाते हैं तो कम में काम चल जाता है। यहाँ लेके आते हैं, चुप्पे छत पे बैठ के पी लेते हैं दूसरे के, ठीक है। और वहाँ क्या है, पीने का प्रॉपर व्यवस्था है। जैसे पिक्चर वगैरह में आप देखते हो तो रियल लाइफ में होता है। कहीं देखने आप बॉम्बे चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, तो वहाँ ऐसे क्लब आपको मिलेंगे जहाँ दारू पिए और नाच देखिए, मतलब डांस देखिए, वही चीज़ें हैं, शब्द उसके लिए अलग है, ठीक है, बौराव हैं ठीक है। तो अब इतना नहीं कि वो ये देसी वाला लैला पी के टुन्न हो जाते हैं, पड़े रहें रोड पे। उन लोगों के पीने की एक लिमिट होती है, वो उतना ही पीते हैं जितना उनको वो सैटरडे, कुछ कंपनियां आपको बताएं, कुछ कंपनियां सैटरडे शाम को व्यवस्था कराती हैं अपने कर्मचारियों के लिए। उसका कारण है ये रिफ्रेश रहेंगे तभी तो सोमवार से बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। तो वो रिफ्रेश होने के एक तरीके हैं, चीज़ें। चलिए अगला, चल संपत्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, चल संपत्ति का हस्तांतरण।
इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लिया एम्प्लॉयर के पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, या और कोई मोबाइल है, कोई गैजेट्स है, कोई चीज़ें हैं। अब वो एम्प्लॉई की अगर देता है मान लिया सपोज कारण, तो जो भी उसका वैल्यू स्टार्टिंग रही होगी उसमें 10 साल पर ईयर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा। अगर कुछ लिया जाता है तो वो माइनस कर दिया जाएगा, और नहीं तो मूल्यांकन। मान लिया सपोज कीजिए कर्मचारी को लैपटॉप कोई दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये देखा जाएगा कि आज के डेट में लैपटॉप का डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या है, जो है वो उसके सैलरी में। कोई फर्नीचर है, सोफ़ा है, एसी है, कई बार आप देखते हो एसी ऑफिस से निकाली जाती है, कर्मचारी को दे दी जाती है, तो उसका जो वैल्यूएशन होगा वो बस ये है, अगर 10 साल बीत गया है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? चलिए, बस ध्यान दें, नोट लिख लीजिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 50% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, 50% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा तो कितना लगेगा, 50% WDV। WDV समझते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, अभी बता दूंगा WDV क्या होता है। फिर लिखिए कार 20% WDV, कार 20% WDV, कार 20% WDV। अदर असेट्स 10% WDV, नहीं अदर परसेंट 10% स्ट्रेट लाइन, अदर असेट्स 10% SLM, SLM। अब ये WDV और SLM है क्या, थोड़ा देख लीजिए। ये दोनों डेप्रिसिएशन के तरीके हैं, देखो कैसे लगेगा। जो लोग 12th कॉमर्स पढ़े होंगे जानते होंगे WDV। और देखिए, मान लिया कार है 2 लाख रुपए की, 12 की, ओके, समझ आ गया। अब अगर SLM लगाएंगे, सीधी रेखा पद्धति, तो जो डेप्रिसिएशन 1 साल निकलेगा वही हर साल रहेगा। मान लिया इसका 10% 20% डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, ओके, तो कितना हो जाएगा, 2,40,000। क्यों, तो अब ये 2,40,000 हर साल रहेगा। अस्थाई प्रभाग दर, यानी एक बार जो डेप्रिसिएशन आया वही बार बार लगातार हर बार। ओके, SLM में क्या होगा, जो वैल्यू आएगी उसका परसेंटेज। जैसे पहले साल तो 2,40,000, यहाँ भी घट जाएगा 9,60,000। अगले बार 9,60,000 का 20% कितना हो जाएगा, 1,92,000 ना। क्यों, पक्का देख लीजिए, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19। लेकिन यहाँ क्या रहेगा, तीसरे साल इसमें से माइनस करेंगे उसका 20% निकलेगा, और यहाँ फिर वही रहेगा। ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा है, नोट कर लो, पता रहे SLM WDV। आप लोग तो पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग नोट कर लें, जो लोग पढ़े हैं वो लोग देख लें।
ओके, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, अगला हेडिंग डालिए, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर स्पेशल एम्प्लॉई। विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर स्पेशल एम्प्लॉई। और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कल टेस्ट नहीं होगा। संख्या देख रहे हो, आज ही प्रभावित है, नवरात्र में ऐसा रहेगा। हाँ, और कल हम भी जाएंगे उत्तरी भवानी मेला देखने। चलो, बहुत दिन हो गया मेला नहीं देखे हैं। चलो, हैं? जलेबी वलेबी खाया जाएगा मेले का है? हैं? जैसे टेस्ट का नाम ले लो वैसे वो दशा होती है जैसे कोरोना पीड़ित व्यक्ति हो जाए। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज हो जाते। श्रद्धा नहीं है यार, श्रद्धा टेस्ट बता दो, ना लो तो समझ लो फिर गुनाह कर दिए। उसका कारण होता है, वे लोग, सही बात है, नाराज होंगे जो टेस्ट को तैयार करते हैं और जो ऐसे चलो ठीक है दे देंगे, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रात भर बेचारे पढ़ते हैं, अब अगले दिन सुबह आए तैयार करके आए हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और टेस्ट ना हो तो उनको गुस्सा तो लगभग करेगा। देखिए, यहाँ पर विशिष्ट कर्मचारी बताने का दो बातें हैं। एक तो विशिष्ट कर्मचारी की शर्तें, किसे हम विशिष्ट कर्मचारी मानेंगे, और दूसरा यह है कि कौन कौन से अनुलाभ, जितने आपने अनुलाभ लिखे हैं, इन सारे परक्विजिट्स में से वे कौन से परक्विजिट्स हैं जो उसके लिए टैक्सेबल होंगे। सारे विशिष्ट के लिए टैक्सेबल नहीं होंगे, या ये जो हैं वो केवल विशिष्ट के लिए ही टैक्सेबल होंगे, सारे के लिए टैक्सेबल। तो पहला लिखिए शर्तें, यानी कंडीशन, कौन व्यक्ति विशिष्ट होगा। शर्तें, पहला है डायरेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी का डायरेक्टर जो होगा वो क्या होगा? वो विशिष्ट होगा। कंपनी का डायरेक्टर क्या होगा? विशिष्ट होगा। ओके, डायरेक्टर ऑफ कंपनी विशिष्ट होगा। दूसरा, जिस कर्मचारी के पास कंपनी के 20% शेयर होंगे, एम्प्लॉई 20% ऑफ शेयर होल्डर, एम्प्लॉई 20% ऑफ शेयर होल्डर, कर्मचारी जिसके पास 20% शेयर होगा वो भी विशिष्ट होगा। ओके, अगला, अब ये तीसरा वाला सबको विशिष्ट बना देता है। हिंदुस्तान में तीसरा वाला बिंदु जो है वो सबको विशिष्ट बना देता है। जिसका वार्षिक मौद्रिक आय 50,000 हो, मॉनेटरी एनुअल इनकम 50,000। कै रुपये महीना पड़ा बताएं?
50,000 रुपये सालाना, कै रुपये महीना पड़ा? 4250 रुपये महीने, ठीक है। 12 ढाई 30 और कम हो 4166, मतलब लगभग 4200 रुपये अगर किसी को मिल रहा है महीने का तो विशेष कर्मचारी है। इसीलिए सारे कर्मचारी विशेष होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसको 4000 से कम सरकारी वेतन या प्राइवेट में भी 4000 से कम वेतन मिले। ओके, मॉनेटरी एनुअल सैलरी, वही एनुअल सैलरी एनुअल इनकम बात एक ही है, 50,000। ओके, अब अगर कोई विशिष्ट है तो उनके लिए कौन कौन चीज़ें आगे लिखो। टैक्सेबल परक्यूजिट्स, करयोग्य अनुलाभ, करयोग्य अनुलाभ, टैक्सेबल परक्यूजिट्स। पहला कार, उनके लिए कार तभी टैक्सेबल होगा जब वो कोई विशेष कर्मचारी होगा, विशेष नहीं होगा कार टैक्सेबल नहीं होगा। माली, चौकीदार, नौकर, फर्रास, माली गार्डनर, स्वीपर, सर्वेंट, गार्डनर, माली, चौकीदार, नौकर, फर्रास। अगला गैस, बिजली, पानी, गैस, बिजली, पानी। शिक्षा की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, और यातायात की सुविधा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ओके, चलो तो लगभग निपटा लिए गए हैं। तो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? अब लिखिए, पहला हो गया पूर्णतया कर योग्य, दूसरा हो गया सभी कर नहीं पूर्णतया कर मुक्त, फुल्ली एग्जम्प्टेड, क्यों? दूसरा फुल्ली टैक्सेबल। अब तीसरा डालिए, पार्टली एग्जम्प्टेड। तो यहाँ क्या है? पार्टली एग्जम्प्टेड विशेष कर्मचारियों के लिए ही बात की जाती है, बस समझ में आ गया? पार्टली एग्जम्प्टेड में कौन आएंगे? विशेष कर्मचारी। समझ में आ गया? चलो, तो आपका क्या क्लियर हो गया? सैलरी क्लियर हो गया, अलाउंस क्लियर हो गया, परक्यूजिट्स क्लियर हो गया। अब अगला डी पॉइंट डालें, वेतन के स्थान पर लाभ, लीव ऑफ सैलरी। डी पॉइंट, वेतन के स्थान पर लाभ। वेतन के स्थान पर लाभ। और इसके लिए बेटा पर्टिकुलर ध्यान दें, इसके लिए पर्टिकुलर अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे, वेतन के स्थान पर लाभ। इसमें सिर्फ एक चीज़ यहाँ पढ़ोगे, वैसे है क्या क्या, चाहे तो आप नोट कर लें। लिखिए, ग्रेच्युटी, और हिंदी इंग्लिश दोनों में इसे ग्रेच्युटी ही कहा जाता है। ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन। बोलेंगे पेंशन और फैमिली पेंशन में कुछ अंतर है? बिल्कुल अंतर है। व्यक्ति टपक जाए तब जो पेंशन मिले वो फैमिली पेंशन, और जिंदा रहे तब वो जो मिले वो पेंशन। तो फैमिली पेंशन यहाँ कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति। एक मुश्त पेंशन, लंप सम्प पेंशन। एक मुश्त पेंशन, लंप सम्प पेंशन। लंप सम, संप नहीं, लंप सम, लमसम बोलते हैं ना, और उसको यूज हिंदी में करते हैं, है अंग्रेजी का वर्ड वो। कहते लमसम इतना रुपए दे दो, ठीक है। हाँ, एक मुश्त।
प्रोविडेंट फंड आगे लिखिए, तो इस बार सबको बाहर कर दिए। इतनी चीज़ें वेतन के स्थान में लाभ में शामिल नहीं है। नोट लगा लो, हम भी बाहर कर देंगे, बात खत्म। नोट लिखो, उपर्युक्त वेतन के स्थान लाभ में शामिल नहीं है। Above all points are not included in lieu of salary। उपर्युक्त क्या लिखे, लाभ में शामिल नहीं है। यानी ऊपर जितनी चीजें बताया वो लीव ऑफ सैलरी नहीं है। तो अब सवाल उठता है लीव ऑफ सैलरी है क्या। इस बार चेंज हो गया ना, सारी चीजें नीचे को अपवाद देखने गड़बड़ हो जाता। लिखिए, नौकरी की शर्त बदलने पर क्षतिपूर्ति, ये इसमें शामिल होगा। नौकरी की शर्त बदलने पर क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, हाँ एक्सेप्शन वाला ऊपर लिख गया, अब नीचे लिखो जो इसमें शामिल है। ओके, कंपनसेशन इन चेंज कंडीशन ऑफ सैलरी, सेवा शर्त बदलने के संबंध में क्षतिपूर्ति। ये सेवा शर्त बदलने का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार वेतन कम ज़्यादा कर दिया जाता है, कई बार और तमाम सारी चीज़ें कम ज़्यादा कर दी जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई क्षतिपूर्ति होती है तो इसे यहाँ शामिल करेंगे। की मैन पॉलिसी, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में वही है। की मैन, KEIMAN, की मैन पॉलिसी। ये की मैन पॉलिसी क्या होती है, जैसे पेंशन के लिए लोग पॉलिसी लेते हैं LIC से, तो उसको की मैन पॉलिसी कहा जाता है। अगला, UPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। UPF, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, ये इसमें शामिल किया जाता है। तो ये कुछ राशियां हैं जो इसमें शामिल की जाती हैं। अब हम लोग हेड डालें फंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसका एक प्रॉपर नोट्स आप बना लेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ टॉपिक बता देता हूँ। लिखिए, फंड से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। फंड से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रोविडेंट फंड, पहले आप ये समझ लो ये प्रोविडेंट फंड है क्या। आपको पता होगा कि अनिश्चितता कोई देख नहीं आता है। आज बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कल क्या दशा हो किसका कोई पता है, भविष्य किसी ने देखा है। तो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें कुछ राशियां बचा कर रखनी होती। तो कर्मचारी और मालिक इसमें दोनों सहयोग करते हैं। कुछ राशि कर्मचारी का काटा जाता है और कुछ मालिक, दोनों मिलाकर के फंड क्रिएट करते हैं। ओके, समझ में आया। तो इस तरीके से फंड की व्यवस्था होती है। अब इसमें फंड 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंड होता है SPF,
स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, ये मिलता किसको है? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलता है। किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलता है। और ये है क्या? ये 100% टैक्स फ्री है। ठीक, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट टैक्स फ्री। ओके, और ये 80C में क्वालिफाई भी करता है। अब 80C में क्वालिफाई क्या है बताऊंगा। फिर जब ये रिसीव होता है, रिसीव्ड टैक्स फ्री, ओके। समझ आ गया? ये फंड कौन बनाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए बनाया जाता है। 100% टैक्स फ्री है, जितना मिलेगा सब। इंटरेस्ट भी इसका टैक्स फ्री है। ये 80C में क्वालिफाई करता है। और जब ये मिलेगा, आज तो हम फंड जमा कर रहे हैं ना, कल जब कर्मचारी को मिलेगा तब भी टैक्स फ्री रहेगा, रिसीव टैक्स फ्री। ओके, लिख लीजिए। यानी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला फंड जो वैधानिक प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1925 के अंतर्गत मिलता है, उसको हम SPF के नाम से जानते हैं। ओके, समझ आ गया? दूसरा है RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये क्या है? ये गवर्नमेंट ऑब्लिक प्राइवेट, दोनों के लिए है। गवर्नमेंट वाले बना सकते हैं और प्राइवेट वाले। यहां पर रूल है बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर अप टू 12% फ्री, अप टू 12% आप सैलरी लिख लीजिए। हाँ, ओके। ये होता क्या है, इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कोई बना सकता है। एक बात ध्यान रखना, कर्मचारी द्वारा कंट्रीब्यूशन टोटल एग्जम्प्ट है, उसके लिए कोई बात नहीं। टैक्स की बात किससे आती है? एम्प्लॉयर जो देता है, नियोक्ता जो देता है। तो नियोक्ता अगर देता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में 12% तक एग्जम्प्ट रहेगा और 12% के ऊपर जो धनराशि मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, इंटरेस्ट कोई बदला उदला तो नहीं है भैया? 1 मिनट देख लें, नहीं पता चले कि हाँ वही 12 साढ़े 9। इंटरेस्ट 9.5% फ्री, इसके ऊपर जो मिलेगा वो टैक्सेबल। ठीक, बस ये है 80C में ये भी क्वालिफाई करता है और रिसीव्ड टैक्स फ्री ये भी है। ओके, यही प्रोविजन है। आपसे पूछा जाए फंड के संबंध में इनकम टैक्स का प्रोविजन बताइए, तो फंड के संबंध में इनकम टैक्स का यही प्रोविजन है। ओके, समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? पक्का? श्योर? प्रॉब्लम ही होगा तो हम क्या करें? चलिए, हैं किसी को हो सकता है, जिसको नहीं समझ में आएगा उसको प्रॉब्लम होगी, तो पढ़ो और पढ़ो। ठीक, चलिए अब इसके बाद UPF, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ओके,
इसमें क्या है, ये रिलायंस वाला है। रिलायंस वाले ने जानते हो क्या किया? रिलायंस वाले ने कहा, स्टार्टिंग में पता होगा, फ्री में सिम दिया, फ्री में कॉल दिया, फ्री में डाटा दिया। उसने, रिलायंस वाले ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, ठीक, एंट्री फ्री, खाना फ्री, पीना फ्री, सोना रहना फ्री, लेकिन सुबह 2 नंबर के लिए 500 रुपये लगा दिया। व्यक्ति क्या करेगा? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, छोटी चीज़ें चलो हम करवा देंगे, अब बड़ी चीज़ों की कहाँ व्यवस्था कराएंगे? अपना अपनी व्यवस्था स्वयं करो। चलो टॉपिक पे आइए। रिलायंस वाली आपको कहानी सुना रहे थे, वही व्यवस्था बेटा इसका है। हम कोई फर्जी बात आपसे नहीं करते हैं। इसकी व्यवस्था क्या है? ये कहते हैं जब नियोक्ता का अंशदान कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं। लेकिन जब आप पाओगे, पाओगे का मतलब, पहले फंड का थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से समझ लीजिए। ये फंड है, इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक, इसमें कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन कहीं भी टैक्सेबल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, किसी में भी। ओके, जो भी टैक्सेबल होगा वो किसका? एम्प्लॉयर का होगा। ओके, अरे कर्मचारी वेतन में से ही तो पैसा जमा करेगा, तो वेतन तो उसका टैक्सेबल है ही है, तो 2 बार रीटैक्सेशन करेंगे क्या? तो यहां पर क्या है, जब एम्प्लॉयर पैसा देता है तब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, अब यहां पर कोई प्राइवेट, ये खासकर केवल प्राइवेट के लिए है। ओके, यहां पर कंट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं करे वो। एटीसी में भी छूट है, लेकिन जब रिसीव्ड होगा, क्या यहीं लिख देता है एट रिसीव्ड, जब ये मिलेगा 50% आर टैक्सेबल। क्यों 50%? दिमाग लगाओ, नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन कितना है? 50% ही तो है, तो इसी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें इंटरेस्ट भी और फुल वैल्यू भी। ओके, समझ आ गया? पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? श्योर? अब इसके बाद आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अपना स्वयं बनाओ, कोई नहीं देने वाला है। हम लोग जैसे लोगों के लिए अपनी सुरक्षा के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड बनाइए। खुद जाओ बैंक में पैसा जमा कराओ, तो जब खुद पैसा जमा करेंगे तो टैक्स कौन सा? ओके, तो यहां पे कोई वैल्यूएशन ही नहीं। समझ आ गया पूरा? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? बस इसकी एक लिमिट है कि ये 500 से कम ना हो और 1.5 लाख से ज़्यादा ना हो। पीपीएफ नहीं, पूरा पैसा पीपीएफ में जमा कर दो, सब बच जाए, बात खत्म, टैक्स से बचा लो पूरा पूरा। ओके, समझ आ गया? नोट कर लीजिए। तो अब आपका, हाँ ये नोट कर लीजिए। फिर एक टॉपिक और बचा, फिर सैलरी का जो इंफॉर्मेशन है, जो थ्योरी है, दैट्स आर एंड। अब केवल धुआंधार न्यूमेरिकल लगेगा मंडे से। ठीक है? नो, ये नोट हो गया? पक्का? मंडे को ले लेते हैं, क्यों? लेना चाहें तो कल भी आप दे सकते हो, हमें कोई आपत्ति, वी हैव नो एनी प्रॉब्लम। मंडे को, चलो मंडे को ले लेते हैं। आधे लोगों का जुबान ही नहीं निकल रहा है, कुछ लोग तो ना ही लेते तो ठीक है। आए कितने लोग ऐसे हैं ना लेने वाले में से? आए अपना भी उठा रहा है, बगल से कहता उठाओ। वाह भाई, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हैं? वाह भाई,
चलिए, मंडे को टेस्ट ले लेते हैं। कोई देना चाहे? जैसे पिछली बार हमने 10 से 12 लोग थे, टेस्ट दिया तो दिया, बात खत्म। चलिए, अब अगला हिंट डालिए, कटौती, डिडक्शन हैं। भाई आप लोग डिसाइड करो, हमारे लिए बैल को मारने के लिए और मास्टर को पढ़ाने के लिए कुछ खोजना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी सींग होता है, पास जाओगे तो मार देगा, यहाँ आओगे तो पढ़ा देंगे। अगले संडे के लिया जाए। एंगेजमेंट है किस? अच्छा, दीदी का है। पहले आप लोग डिसाइड करो, वोटिंग करवा लें, कितने लोग मंडे को, कितने लोग अगले संडे को। कितने लोग मंडे को देना चाहते हैं? 3, 4, 5 लोग। कितने लोग अगले संडे को देना चाहते हैं? लो, क्या किया जाए? आपको पेपर दे देंगे और क्या, ठीक। हेडिंग डालिए, कटौतियाँ, डिडक्शन। अगला हेडिंग डालो। किसी ने पूछा था, वो आज नहीं आया, कि 50,000 रुपये ये कहाँ से आ गया, तो हमने कहा था बताऊंगा। कोई पूछा था क्वेश्चन लगाते समय? हाँ, लिखिए, कटौतियाँ, डिडक्शन। पहला लिखिए, पहले तो समझ लीजिए क्या है। जब आपकी टोटल सैलरी जोड़ ली जाती है तो आपको तमाम सारे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक, ओके, थैंक यू, ठीक, ओके, ठीक, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट कहती है अपने इनकम में से 50,000 घटा लो। किसके लिए? पुरुषों के लिए आस्की के लिए, महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक्स के लिए, कुछ भी कह लीजिए ऐसे, यानी पर्सनल मानक कटौती 50,000 दी ही जाती है। आपकी जो भी इनकम बनेगी उसमें से 50,000 रुपये सरकार कहती है आप हटा लो, तब हम टैक्सेशन करेंगे। ओके, लिखिए, मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। $50,000। ओके, 50,000। दूसरा, मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। ब्रैकेट में लिखो, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मनोरंजन भत्ते की छूट किसको मिलेगी? केवल सरकारी कर्मचारी को, प्राइवेट वाला बेचारा, हाँ। ओके, इसमें रूल है। इसका पहला क्या है? इसका पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। ओके, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। और तीसरे ने छीछा लेदर पैदा कर दिया, मैक्सिमम 5,000। लो, 5,000 रुपये ज़्यादा मिलबे नहीं करेगा, ये लिमिट हो गई, मैक्सिमम 5,000। ओके, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? श्योर? तो ये आपके सैलरी का थ्योरी होती है ख़त्म। अब आपका एक मैं इस पे ऐप में दिखा दे रहा हूँ, आप इसको बना लेंगे। एक फॉर्मेट बना हुआ है इस टाइप का, ये दिख गया? ये फॉर्मेट है, ये सैलरी का प्रॉपर फॉर्मेट है। इसका दूसरा पेज भी है इधर,
ये पूरा फॉर्मेट है, आपके बुक में भी बना होगा, ठीक है। इसको फॉर्मेट आप बना लेंगे। ये हमारी किताब का है, आपकी किताब में भी हो सकता है दिया हो, नहीं दिया हो, इसलिए ऐप पे हमने दिखा दिया, ठीक। ये यहाँ पेज है, ये पूरा है, इधर बना और इसके जस्ट पीछे है ये। इस तरीके से फॉर्मेट आप बना लेंगे, मैं खींच के ग्रुप पे भी डाल दूंगा, आप बना लीजिएगा, ओके। वैसे आपके उसमें भी दिया होगा, और ना दिया हो तो आप जानो, सस्ती किताब लोगे तो हम क्या करें। ठीक, अब हम लोग ध्यान दीजिए, अब हम लोग, वैसे दिया होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दिया है, हाँ, लेकिन हिंदी वाले में हिंदी में दिया है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में दिया है। पेज नंबर 139, जहाँ चैप्टर ख़त्म हो रहा है वहीं देखो। हाँ, वेतन से कर योग की गणना, पेज नंबर 88। ओके, मिल गया। तो ये बना कर लाएंगे। एक बात ध्यान दो, इस नीचे वाले में एक चीज़ और नोट कर लो, छूट गया है, प्रोफेशनल टैक्स। कटौती में एक चीज़ और नोट कर लीजिए, कटौती में एक चीज़ नोट कर लो, प्रोफेशनल टैक्स, नियोजन कर, ओके, नियोजन कर, प्रोफेशनल टैक्स, पक्का समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं।